नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बकरीद के अवसर पर लॉकडाउन से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया। केरल सरकार ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन प्रतिबंधों में 3 दिनों के लिए छूट देने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वह उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी प्रेक्षक ग्रुप या धार्मिक समूह को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। केरल सरकार ने अपनी आगामी बकरीद त्योहार को ध्यान में रखते हुए 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में दिल्ली निवासी पीकेडी नाम्बियार ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना काल में यात्रा पर शीर्ष अदालत द्वारा जताए गए असंतोष के बावजूद केरल सरकार कोविड-19 के मानदंडों में ढील देकर लापरवाही बरत रही है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अभिवक्ता विकास सिंह शीर्ष अदालत में पेश होंगे। नाम्बियार ने तर्क दिया है कि केरल में कोविड मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में त्योहार के लिए मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। याचिका में कहा गया है, यह चौंकाने वाला है। एक चिकित्सा आपात स्थिति में राज्य सरकार इस तरह के उपायों के माध्यम से नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का यह कदम इस अदालत द्वारा पारित 16 जुलाई के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन है। 16 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर अपने फैसले पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा था। इन दिनों पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता और मान्यता बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के सह संस्थापक एंथनी डी आयोरियो ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय ले रहे हैं। आपको यह बता दें कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से अच्छी खासी दौलत कमाई है। वर्ष 2018 में आयोरियो उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने $2.2 करोड़ में टोरंटो में एक अपार्टमेंट खरीदा था। माना जाता है कि फरवरी 2018 में उनकी नेटवर्थ लगभग $1 अरब थी। हालांकि आयोरियो ने अपनी नेटवर्थ का खुलासा करने से मना कर दिया था। उनसे पूर्व क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के सह संस्थापक जैक्सन पामर भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से अलग होने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने भी इस इंडस्ट्री की कड़ी आलोचना की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक देश में किसी भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है, परंतु देश के युवाओं में इस इंडस्ट्री के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है और वे जमकर ऐप्स के जरिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आरबीआई की नाराजगी के बावजूद क्रिप्टो बैंक कैशा ने भी देश में बैंकिंग ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के रूल्स को बाईपास करने के लिए यह बैंक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए देश में कदम रखेगा। कैशा ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए ब्रांच यूनिकैश लॉन्च की है। कैशा के अधिकारियों के अनुसार उनकी फर्म एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तथा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के तहत रजिस्टर्ड है। इसमें केवल मेंबर्स को ही सर्विसेज दी जाएगी। इसी कारण कैशा के प्रमोटर्स को रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कैशा क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए अपने कस्टमर्स को लोन देने तथा उनके लिए अकाउंट खोलने की योजना पर भी काम कर रही है। राजस्थान के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर बीती रात गोरिया के पास 2 बदमाश पुलिसकर्मी पर फायर कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना में पेट में गोली लगने पर जयपुर कमिश्नरेट का हेड कांस्टेबल घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची रनौली पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार जयपुर कमिश्नरेट में तैनात सीआई नरेंद्र सिंह चालक हेड कांस्टेबल मनेंद्र के साथ सोमवार देर रात जयपुर से सीकर आ रहे थे। निजी वाहन में दोनों सादा वर्दी में थे। इस बीच देर रात करीब 2 बजे वे गोरिया के पास श्री रोहित होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर रुके थे। यहाँ सीआई नरेंद्र सिंह शौचालय की तरफ चले गए। इसी बीच पीछे से मास्क पहनकर आए 2 बदमाशों ने चालक मनेंद्र के पास आए और गाड़ी मांगी। नहीं देने पर बदमाशों ने पहले हवा में फायरिंग की और फिर हेड कांस्टेबल के पेट में गोली मार दी। घटना में हेड कांस्टेबल मनेंद्र घायल हो गया, जिससे चाबी छीनकर आरोपी तुरंत गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद हेड कांस्टेबल को नजदीकी लोगों की मदद से तुरंत सीकर के कल्याण अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया। तुरंत नाकाबंदी कर पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। हालांकि अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को घटनास्थल से गोली का एक खोल भी मिला है। फर्श पर खून के निशान अब भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाकों की गूंज से सहम उठी है। मंगलवार सुबह काबुल में राष्ट्रपति भवन पर हुए रॉकेट हमले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यह हमला उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति अशरफ गनी बकरीद की नमाज में हिस्सा ले रहे थे। अफगानिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार यह हमला सुबह 8 बजे के करीब हुआ। जिस जगह हुआ वहां से राष्ट्रपति भवन बेहद करीब है। इस हमले को लेकर माना जा रहा है कि हमले का निशाना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हो सकते थे। प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन और ग्रीन जोन के आसपास के इलाके में 3 रॉकेट दागे गए। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अफगान की राजधानी काबुल के राष्ट्रपति भवन के पास कम से कम 3 रॉकेट से हमला बोला गया। ईद की नमाज के वक्त राष्ट्रपति भवन के पास काबुल में बाग ए अली मर्दन, चमन ए हजोरी क्षेत्रों में और मनाबे बशारी क्षेत्र में रॉकेट से हमला किया गया। बता दें कि लंबे वक्त से यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच संघर्ष चल रहा है। बता दें कि करीब 2 दशक तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकी सेना स्वदेश लौट चुकी है, जिसके बाद से तालिबान तेजी से कब्जा करता जा रहा है। अमेरिकी और नाटो सैन्य टुकड़ियों की रवानगी के साथ ही खबरें आने लगी कि जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, वह फिर अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुका है। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी को देखते हुए अमेरिका ने देश की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श में सुधार किया है। इसके तहत यात्रा परामर्श को उच्चतम स्तर 4 से कम करके स्तर 3 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी प्रशासन ने अपने उन नागरिकों से यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है जो भारत की यात्रा करना चाहते हैं। बता दें, स्तर 4 का अर्थ है बिल्कुल यात्रा नहीं करना और स्तर 3 में नागरिकों से अपनी यात्रा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी यात्रा परामर्श में सुधार कर इसे स्तर 4 से स्तर 3 किया है। क्षेत्र में कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति पर विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने सोमवार 19 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के यात्रा परामर्श में सुधार किया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC ने भारत के लिए स्तर 3 यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने कहा, यदि आप FDA द्वारा अधिकृत कोविड-19 रोधी टीकों की पूरी खुराक ले चुके हैं तो आपके संक्रमित होने और आप में गंभीर लक्षण दिखने का जोखिम कम हो सकता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने से पहले कृपया टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए CDC के विशिष्ट सुझावों की समीक्षा करें। कोविड-19 के चलते भारत की यात्रा पर पुनर्विचार करें। अपराध और आतंकवाद के कारण सावधानी बरतें। हालांकि CDC ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर पाकिस्तान के लिए स्तर 2 का यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया था, लेकिन देश में आतंकवाद की स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने स्तर 3 का परामर्श बरकरार रखा है। मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करें। कोविड-19 के कारण पाकिस्तान को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है। यात्रा परामर्श अच्छी तरह पढ़ें। धन्यवाद।